हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी पड़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि वेपर प्रेशर या वाष्प दाब होता क्या चीज़ है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर exerted pressure by vapor particles of liquid on its surface is called vapor pressure। समझ में नहीं आ रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल से पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए एज्यूम करते हैं अपन कि हमारे पास एक छोटा सा पॉट है, बीकर है, जो भी है आपके पास है, राइट। इसमें हम कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हमने यहाँ पर वाटर ले लिया, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, हम वाटर के पार्टिकल्स को यहाँ पर सरफेस में शो कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में है ये। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा जो बीकर है ये ऊपर कवर है किसी दूसरे बर्तन से, राइट। ये लिक्विड है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंग्लिश का वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। हिंदी में वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पित होने वाला, जो वाष्पित हो जाता है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अवाष्पित होने वाला, जो वाष्पित नहीं होता। कहने का मतलब इसको कितना भी गर्म कर लो ये वेपर फॉर्म में नहीं आता, उसे अपन कहते हैं नॉन वोलाटाइल। और जो हल्का सा भी हीट मिल जाए, थोड़ा सा भी गर्म कर दे तो इजीली सरफेस को अपना छोड़ के लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसे कॉल वोलाटाइल या वाष्पित, ठीक। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, हमारे पास एक लिक्विड है। अब हम इस तरीके का लिक्विड किए हैं जो वोलाटाइल है, मतलब वाष्पित होने वाला है। थोड़ा सा भी गर्म करें या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख दे, धूप पे रख दे, सनलाइट में रख दे तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वेपोराइजेशन होता है। आप देखते हैं पॉन्ड्स, तालाब वगैरह, नदी वगैरह के पानी गर्मी में वाष्पीकरण होता है, बस बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बीकर में पानी ले लिया, उसके ऊपर में मैंने एक कवर कर दिया। अब हम इसे काफ़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे, अगर इस बीकर को, जो इसके ऊपर कवर हुआ एक बर्तन है, अगर उसको बाहर निकालेंगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो देखेंगे कि उस बर्तन के अंदर में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं। सोचिए ऐसा क्या होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ यूँ कि जब हमने इसको कवर किया और नॉर्मल टेम्परेचर है, चूँकि इस लिक्विड वाटर है तो वाटर की प्रकृति ही होती है कि उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे वेपोराइज होते रहते हैं, वोलाटाइल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में इस तरीके से ऊपर उठने लगेंगे। अब कौन से फॉर्म में आ गए वो? वेपर फॉर्म में आ गए। चलिए मैं सभी से एक क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे हमारे इस कमरे में जहाँ पर हम अभी क्लास चल रही है हमारी, यहाँ पर अगर हम किसी गैस के पार्टिकल्स को पकड़ लें या किसी वेपर पार्टिकल्स को ऐसा पकड़ लेते हैं, उस गैस के पार्टिकल्स को पकड़ने के बाद अगर थोड़ा देर के बाद उसको छोड़ दें तो वो गैस का पार्टिकल्स कहाँ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? एनी आइडिया? कमेंट्स करके बताएंगे मुझे। ओके, चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वेपर पार्टिकल्स को, कोई भी गैसेस पार्टिकल्स को अगर हम छोड़ दें, ये पकड़ लिया हमने, इमेजिन कर रहे हैं भाई, पकड़ कैसे लेंगे, इमेजिन कर रहे हैं कि हमने उसको पकड़ लिया और छोड़ दिया, तो अब वो कहाँ, किस साइड मूव करेगा, किधर माइग्रेट करेगा, किधर जाएगा? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर वो तो ऊपर जाएगा, गैस का पार्टिकल्स है। अरे भाई, जब सब गैस के पार्टिकल्स ऊपर का चले जाएंगे तो क्या इस कमरे में गैस ही नहीं रहेगी क्या? ऑक्सीजन नहीं रहेगी, CO2 नहीं रहेगा, सभी गैसें अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे। कुछ हल्की हैं तो थोड़ी ऊपर हैं, थोड़ी जो वजनदार है वो नीचे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो फिर वो गैस का पार्टिकल्स कहाँ, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? तो हमेशा याद रखिए, गैस का पार्टिकल्स
हमेशा हाई डेंसिटी लो डेंसिटी की ओर माइग्रेट या मूव करता है, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर मूव करता है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बर्थडे वगैरह में बैलून्स फुलाते हैं, बैलून्स में बहुत सारे गैस हाई डेंसिटी में भरे होते हैं। अब उसी बैलून्स को एक छोटा सा सुई मार के फट से फोड़ दो, फोड़ने के बाद गैस कहाँ चला जाएगा? गैस पूरा बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा? क्योंकि बैलून के अंदर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जैसे आपने फोड़ा, गैस को मिल गया मौका कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाने के लिए, तुरंत पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो कहने का मतलब एक गैसेस पार्टिकल डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता भाई, वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर भी जब इस लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में आएंगे तो वो सीधा रॉकेट के जैसे ऊपर नहीं जाएंगे, वो पूरे जगह से अपने लिए रास्ता ढूंढेंगे बाहर जाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई बाहर की डेंसिटी कम है और अंदर की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि कंटिन्यू वेपर पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं ना धीरे 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 धीरे। तो अब ये वेपर पार्टिकल्स क्या करेंगे? इधर से जाने की कोशिश करेंगे, भाई मुझे जाने दो, रास्ता दो। वो इधर से भी जाने की कोशिश करेंगे, इधर से भी जाने की कोशिश करेंगे, सब डायरेक्शन में कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में वो नीचे के साइड भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। बोलेंगे भाई मुझे जगह चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाना है। बस उसी समय ये पार्टिकल्स जो इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वही एक्सर्ट होने वाला प्रेशर ही उस लिक्विड का क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाता है। अब आई बात समझ में? किसी भी लिक्विड के वेपर पार्टिकल के द्वारा उसी के सरफेस के ऊपर में लगाया गया दाब, प्रेशर ही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर? अब भाई यहाँ से भी इसको रास्ता नहीं मिलेगा तो मजबूरी में अब वो ऊपर जाएगा, और मजबूरी में जब ऊपर आएगा तो धीरे 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 वो यहाँ पर कंडेंस्ड हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में संघनन बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ से वेपोराइजेशन चालू हो जाएगा, वहाँ से कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, और इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, साम्य अवस्था जनरेट हो जाएगी। और यहाँ के वेपर पार्टिकल्स धड़ाधड़ नीचे की ओर प्रेशर डालना चालू कर देंगे। बस यही प्रेशर क्या कहलाएगा? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहलाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं कि इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अफेक्टिंग फैक्टर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, अफेक्टिंग फैक्टर। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेपर प्रेशर को कम या ज़्यादा कर देती है, बढ़ा या घटा देती हैं? तो पहला तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है यार टेम्परेचर। टेम्परेचर ही ले लो सीधा, टेम्परेचर सिंपल सी बात है। नीचे आग लगा दो बर्नर से, आग, तो क्या होगा? जल्दी जल्दी हीट सप्लाई होगा। जितने जल्दी जल्दी हीट सप्लाई होगा लिक्विड पार्टिकल्स, उतने जल्दी जल्दी वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा यहाँ पर वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतना प्रेशर एक्सर्ट करते जाएंगे। दैट मीन्स वेपर प्रेशर यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। मतलब अगर अपन डायरेक्टली बात करें तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर V.P, वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। टेम्परेचर बढ़ाओ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब समर में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज ए कंपेयर टू विंटर। ओके, सेकंड अफेक्टिंग फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड इसको कैसे समझ सकते हैं? नेचर ऑफ लिक्विड, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी से भरा हुआ बीकर था, सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी, सब चीज़, और इसी के जस्ट बगल में हमने एक और बीकर लिया, सेम अमाउंट में यहाँ पर मैंने दूसरा लिक्विड लिया। चले दूसरा लिक्विड हम शहद या हनी यूज़ कर लेते हैं। ये हनी या शहद वो भी लिक्विड है, ये उसके पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर ये उसके पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर भी वैसी कैप लगा दे, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, यहाँ पर भी उसके वेपर पार्टिकल्स आएंगे जो उसके सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो प्रेशर है लिक्विड का, और यहाँ पर जो प्रेशर लिक्विड या वाटर, माय मिस्टेक, वाटर का, और यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो है प्रेशर ऑफ हनी। तो क्या लगता है, वाटर का वेपर प्रेशर और हनी का वेपर प्रेशर सेम अमाउंट है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए? सोचो, वेपर प्रेशर वेपर पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। क्या लगता है कि पानी के पार्टिकल्स जल्दी वेपोराइज होंगे कि हनी, शहद के पार्टिकल्स जल्दी वेपोराइज होंगे? सर शहद तो गाढ़ा है, कहाँ वेपोराइज होगा? बस यहीं से आंसर मिल गया अपने को। भाई लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं, सॉरी वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, वो उनका बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो लिक्विड थोड़ा सा डाइल्यूट है वो। लेकिन शहद हम देखते हैं गाढ़ा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल काफ़ी पास है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, जिसके पार्टिकल पास होंगे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होगा, और जिसके पार्टिकल्स दूर होंगे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी कम होगा। तो कहने का मतलब, जिस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यहाँ से बहुत सा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपके बुक्स में भी है, कि अल्कोहल के कंपैरिजन, कोई भी अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल के कंपैरिजन ईथर का वेपर प्रेशर हमेशा हाई क्यों होता है, मैक्सिमम क्यों होता है? भाई अल्कोहल के पार्टिकल्स आर हेल्ड विथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होता है। बट ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह डाइपोल अट्रैक्शन होता है। डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होता है एज ए कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स ईथर के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा कम होता है, जल्दी वेपोराइज होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए वेपर प्रेशर भी कम होता है। ओके, तो इस तरीके से जब भी आपको पूछे कि यार इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सीधा वहाँ पर डाल दें भाई इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हाई है तो वेपर प्रेशर कम है, लो है या मिनिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। ओके, तो सेकंड अफेक्टिंग फैक्टर आप निकल कर आ रहा है क्या चीज़? नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड कैसा है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा वाला है क्या अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम वाला है। नंबर थर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ इज अ प्रेजेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। presence of non volatile solute, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है जो वाष्पित नहीं हो पाता, कितना भी गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, वेपोराइज नहीं हो पाता। कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, कितना भी उनको फोर्स लगा दो, बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले, वो कर ले, नॉन वोलाटाइल टाइप, भाई हमको तो यह करना है, बस ये करना है। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब सोचे कि अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर प्रेजेंट हो तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी बीकर में जिसमें हमने पहले वाटर लिया हुआ है, अब उस वाटर के साथ थोड़ा सा हम नमक ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सी, अब हम यहाँ पर लिक्विड वाटर के साथ NaCl सॉल्ट ऐड कर दिए, मतलब सॉल्वेंट में
सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब ये बन चुका है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन चुका है। अब यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड वाटर के भी होंगे और साथ ही साथ कुछ पार्टिकल्स नमक के भी होंगे, और नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन वोलेटाइल्स हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, सेम सब चीज़ यहाँ पर भी, सेम वेपर पार्टिकल्स यहाँ पर भी एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, बट ये जो प्रेशर अब होगा ये प्रेशर प्योर लिक्विड, प्योर वाटर का नहीं है, ये सॉल्यूशन का है। मतलब अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो किसका होगा? सॉल्यूशन का। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो वाटर था, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर किसका हो गया? सॉल्वेंट का। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया और ये सॉल्यूशन का, और ऐसा सॉल्यूशन जो अपने अंदर क्या रखा हुआ है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या लगता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर कम और किसका ज़्यादा होगा? हमेशा ऑलवेज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, बट ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स या ऐड होगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ? देखें, मान लेते हैं एक मोटा मोटी एट ए टाइम 1 2 3 4 5 6 7 एट ए टाइम इसके 7 पार्टिकल एक साथ वेपोराइज हो रहे थे, बट उसी एट ए टाइम्स यहाँ पर आप सरफेस में देख सकते हैं 1 2 3 4 ओनली 4 पार्टिकल्स ही क्या हो रहे हैं? वेपोराइज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्ट जो 3 पार्टिकल्स हैं वो तो सॉल्ट के हैं, और सॉल्ट तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा वेपोराइज हो रहे हैं एज ए कम्पेयर टू सॉल्यूशन। और नीचे के जो पार्टिकल्स हैं, जो नीचे के पार्टिकल्स जो ऊपर जाना चाह रहे हैं, उन्हें भी तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऊपर मत आ भाई, पहले से मैं हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स एट ए टाइम प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन थोड़े कम होते हैं, और अगर कम है पार्टिकल्स तो कॉमन सा चेंज है कि प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन वो कम होगा। इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके अंदर अवाष्पशील विलेय होते हैं, उन सॉल्यूशन के कंपैरिजन प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होते हैं। यहीं से आगे निकल कर आएगा राउल्ट्स लॉ। तो बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।